बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान और माह मुबारक का 28वां रोज़ा। 29 और 30 यही बाकी रह गए हैं, लेकिन कशमकश यही है कि आया कि हम 29 रोज़े रखेंगे या फिर मुकम्मल 30 ही होंगे। लेकिन जो एक फेस्टिविटी हमें बाहर नज़र आ रही है शॉपिंग की, वो देखने से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल ऐसे है। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रिया इरफान और मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं कि आपके जो रोज़े हैं खैर खैरियत से गुजरे होंगे और जो ईद की तैयारियों के हवाले से ज़रिया बता रही हैं वो भी इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। और हम भी यही चाह रहे हैं कि प्रोग्राम को जल्दी जल्दी वाइंड अप करें और हम भी थोड़ी सी ईद की शॉपिंग कर ही लें। मेहमान फ्रेश करेंसी वाला आपको कोई मामला हल हुआ? जी, फ्रेश करेंसी वाला मामला तो हमेशा हम देखते हैं कि हर ईद पर उस पर कोई ना कोई बहस चल रही होती है। मेहमानों का तारुफ हम करवा देते हैं। पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट शाहिद करीम भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर एंकर पर्सन शायर वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुरान स्कॉलर हाफिज उस्मान ताहिर जप्पा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी आज हम 28वें पारे की मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो आज हमारा सबसे पहले मौजू है वो है तालीम से मुताल्लिक। तो निज़ाम ज़िंदगी में तालीम का एक इंतहाई अहम रोल है, एक इंतहाई अहम हिस्सा है और साथ ही साथ मुआशरे में शऊर उजागर करना भी है। बच्चों की अच्छी तरबियत भी इसमें शामिल है। और जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो 2.5 से 3 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। जो हमारे निज़ाम तालीम पर काम होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो सका, उसकी क्या वजूहात हैं और अब दौरे हाजिर में उस पर मज़ीद क्या काम किया जा रहा है, इस पर भी मज़ीद रहनुमाई लेंगे। पाकिस्तान में हम स्कूलों को अगर देखते हैं हर तरह के स्कूल मौजूद हैं, हर ग्रेड के स्कूल मौजूद हैं। सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट स्कूल हैं, फिर कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि फिर वो अफोर्ड भी कर पाते हैं। अफोर्ड नहीं कर पाते वो अपने बच्चों को एक ऐसी जगह भेजते हैं जिसे हम मदरसा कहते हैं और सिर्फ दीनी तालीम की तरफ ही उनका रुझान होता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि मदरसों में भी तालीमी निज़ाम थोड़ा सा बेहतर होता चला जा रहा है और वो अब जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को बिल्कुल हम आहंग हो रहे हैं। वसी शाह साहब की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो ये कि हम सिर्फ डिग्री को ही तालीम समझते हैं और ऐसा लगता है कि जब हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, एफएससी कर ली, मास्टर्स कर लिया, शायद तभी हम तालीम याफ्ता कहलाते हैं। लेकिन बेसिकली तालीम याफ्ता होने का असल मकसद क्या होता है और तालीम होती क्या है? कि सिर्फ डिग्रियां थाम लेने ही हाथों में तालीम कहलाती है? और शाह साहब एक और चीज़ भी है कि जब हम भी बड़े हो रहे थे तो हमें कहा गया जी मैट्रिक कर लो जिंदगी आसान है, फिर कहा गया एफएससी कर लो जिंदगी आसान है। तो वो जिंदगी आसान हुई नहीं है। जिसने पीएचडी कर लिया उसकी भी मुश्किल से मुश्किल होगी। ये भी कहा जाता है शादी कर लो तो और आसान हो जाएगी, बस फिर तो खत्म ही हो जाता मामला। बहरहाल उस तरफ नहीं जाते। अच्छा देखिए, ये बड़ा अहम मौजू है और दो इसके पहलू हैं। एक तो वही है कि दीन के हवाले से अगर हम इसको देखें तो दीन में भी बड़ी वाज़ेह हिदायत जो हैं हमें वो इल्म के हवाले से मिलती हैं और दुनियावी हवाले से भी अगर हम देखें तो उस हवाले से भी बड़ी हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। अफराद में, ख़ानदानों में, मोहल्लों में, अक़वाम में, निजी सतह पे, इनफरादी सतह पे, इज्तिमाई सतह पे, लोगों के माबैन दुनियावी सतह पे आगे निकलने, आगे पीछे रह जाने का मामला और ज़ाती जो यानी कि जो जिसे आप शख्सियत साजी जिसे कह लें, इसमें जो बुनियादी फ़र्क लोगों में होता है वो सिर्फ तालीम का होता है। दो लोगों को आप देखें, दो ख़ानदानों को देखें, दो अफराद को देखें, दो कौमों को देखें तो बुनियादी जो फ़र्क आपको नज़र आएगा, जो आगे निकल गया दुनियावी लिहाज से, जो ज़्यादा महज़्ज़ब हो गया और जो पीछे रह गया उसकी तालीम भी पीछे रही थी, उसकी तालीम कमज़ोर थी, या उस कौम ने या उस फ़र्द ने या उस फैमिली ने या उस ख़ानदान ने उस पर तवज्जो नहीं दी या बावजूद वो तवज्जो नहीं दे सका। ठीक है, ये बुनियादी फ़र्क। और देखिए, ये जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना कि यूरोप आगे निकल गया, वेस्ट आगे निकल गया, बुनियादी तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली तो इल्म की शाख है। जब आप इल्म की बात करते हैं तो उसके अंदर वो सारे उलूम आ जाते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए उसमें आपके बातनी उलूम भी आ जाते हैं, ठीक है, दरून के भी और बरून के भी। उसमें आपकी मेडिकल साइंस भी आएगी, उसमें आपकी रूह की वो आएगी, उसमें आपके नफ्सियात का इल्म भी आएगा, उसमें साइंस का इल्म भी आएगा, उसमें टेक्नोलॉजी का इल्म भी आएगा, उसमें सितारों का इल्म भी आएगा, स्पेस का इल्म भी आएगा। तो जब आप इल्म की बात करते हैं तो उस दायरे के अंदर तमाम तर उलूम जो है वो आ जाते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे देखिए फ़र्क कितना होता है कि ये इल्म है, जब लोग आग नहीं लगा पाते थे, आग एक यानी कि अपने वक्त की सबसे बड़ी ईजाद है जिसने सदियों इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर किया
अच्छे मानों में, और कहीं से कहीं ले गई, ठीक है। तो उससे पहले जब लोग चकमाक जो पत्थर था, ये जो दो पत्थरों को रगड़ के तो उसको चकमाक कहते हैं जी, जब उससे पहले नहीं जानते थे तो वो उस इल्म से आगाह नहीं थे। जब उसके बाद वो गुटनबर्ग भी कहते हैं, जिसने छापा खाना ईजाद कर लिया, यूरोप के अगले 700 साल जो थे उसकी तरक्की की बुनियादी तौर पे वो छापा खाना था। चूँकि जो मवासलात भी थी और जो कम्युनिकेशन थी और जो इल्म की तरसील थी, वो इस कदर फास्ट हुई कि वो कौमें जो हैं वो आगे निकलती चली गई। तो बुनियादी फ़र्क जो हुआ कौमों में वो इल्म का हुआ, जानने का हुआ। उसको अब आप साइंस कहें, उसको नफ्सियात कहें, उसको टेक्नोलॉजी कहें, मगर ये सारे के सारे इल्म की छतरी के तले आते हैं। ये तो हो गई दुनियावी लिहाज से बात, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब हमें रमज़ान में बैठे, रमज़ान न भी हो तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि मैं एक बिल्कुल ही एक तालिब इल्म, एक शायर की हैसियत से जब अपनी किताब मुरतब करता हूँ तो अनवार साहब, मैं बस मुख्तसर करूँगा गुफ्तगू को, कि मुरतब करता हूँ तो मैं उसको 100 बार देखता हूँ कि कौन सी नज़म, कौन सा शेर किस पेज पे आएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कनेक्टिविटी क्या होगी, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। हमें ये सोचना चाहिए कि कायनात के खालिक ने जब अपने महबूब से जब पहली वही आती है तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये गौर करना चाहिए कि वो पहली वही क्या है और पहली वही इक़रा क्यों थी। ये हमें गौर करना चाहिए। अगर हम सिर्फ उस इक़रा और इस वाक़े पर गौर करना शुरू कर दें तो हमें इल्म की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब पहली गुफ्तगू जब बारी ताला जब वही आई है, जो पहली वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ना क्या है, पढ़ना बुनियादी तौर पर लाज़िम बात है। आप जानते हैं कि भाई मुख्तलिफ़ तरीक़े से, खैर आक़ाए दो जहाँ सरकार दो अलैहि वसल्लम को तो वही थी, मगर हमारे लिए जो उससे सबक है वो ये है कि आपको पढ़ना है, आपको जानना है, आपको इल्म की जुस्तजू करनी है। और एक मैं सिर्फ इसमें जी पहली बात, और एक चीज़ मैं सिर्फ इसमें और कहूँगा कि बदर के मौके पर जो कैदी आए और जिनको फिदिया जो तय हुआ कि भाई फिदिया के बाद उनको छोड़ा जाएगा, जिनके पास फिदिया नहीं था उनसे कहा गया कि वो 10 मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा दें। तो बड़ी सीधी सी बात है कि 2 हिजरी का ये गालिबा 2 हिजरी का वाक़या है ना, जब 2 हिजरी का वाक़या है। 2 हिजरी में यानी कि जो नाउज़ुबिल्लाह तौबा कत्ल करने के लिए की नीयत से आए थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शहीद करने आए थे, उनको सिर्फ इस बुनियाद पर आज़ादी मिल रही है कि अगर मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा दें। तो मुसलमानों के बच्चों को कुरान तो उन्होंने नहीं पढ़ाना था, वो तो उनके बिल्कुल उससे मुखालफत है, तो लाज़िम बात है कि पढ़ना लिखना सिखा दे। तो इस कदर इसकी अहमियत है कि इल्म जो है वो कातिल तक को जो इरादे कत्ल से आया है उसको भी माफ़ करने के लिए तैयार है, अगर वो हमारे बच्चों को तालीम सिखा दे। इससे ज़्यादा क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है इल्म की और तो उसकी।